हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, लगातार मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज है थर्ड ट्राइमेस्टर की बारी। मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करूँगी कि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा गया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस दिन से हम प्रेग्नेंट होते हैं उस दिन से प्रॉब्लम्स मतलब हमारी शुरू हो जाती हैं। और पहले ट्राइमेस्टर में हमें लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, तब उस टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तब हमें लगता है कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, तब हमें लगता है कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स तीनों में ही होती हैं और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखना होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में रखना होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा बहुत ज़्यादा मेन होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बहुत मेन होता है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमर जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसमें बच्चा मतलब उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, तो हमें अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। और एक हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चा पूरा ग्रोथ कर चुका होता है। उसमें हमें कोई भी ऐसी काम नहीं करने चाहिए जिससे बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़े और बच्चा हमसे खो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में आके बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो जिस वजह से वो बच्चा नहीं रहता। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, बट ऐसा हुआ है। मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है। वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और 1 मंथ में उसने आई थिंक कभी कभी डॉक्टर से भी ऐसा हो जाता है, भगवान जाने ऐसा। तभी तो मैं बोलती हूँ कि जो भी होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। उसके डॉक्टर ने उनको पता नहीं कौन सा जो 5 मंथ में जो टेस्ट होता है वो नहीं करवाया था, तो जिसमें पता नहीं चला कि बच्चे के अंदर क्या कमी आ रही है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और लंग्स वगैरह में पानी वगैरह भर गया था, जिस वजह से 8 मंथ में प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी करनी पड़ी और बच्चा नहीं रहा उसके पास। और वो भी दोनों ऑपरेशन से हुए थे। फर्स्ट बेबी गर्ल थी और सेकंड बेबी बॉय था। और अब थर्ड ऑपरेशन के लिए उसकी बॉडी मतलब थर्ड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना, तो उसको नहीं कर सकते। इसलिए प्रे करते हैं कि हर किसी की जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे भी एक चांस रहता है कि हम तीसरी बार भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन से है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो इसलिए हमारी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी चाहिए। हर एक चीज़, हर एक कदम हमें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। मैंने अकेले ही सब चीज़ मतलब सोच के लगता था कि अरे मैं ये काम करने जा रही हूँ, इससे यूँ ना हो जाए। मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करी है, ना कोई वज़न उठाया है बहुत ज़्यादा, ना कोई ऐसा भारी सामान उठाया। मतलब मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे और मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम्स हो। तो ये आपको खुद से सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपको कोई बताने वाला हो। अगर आप खुद से सोचेंगी तो बहुत कुछ सीखेंगी हमारी तरह। तो इसीलिए जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती है वो डाइट की होती है, क्योंकि हमसे खाना नहीं खाया जाता। हमारा बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेट भी बाहर आने लगता है। तो धीरे धीरे हमारी जो खाने की इच्छा होती है वो कम होती जाती है और जगह भी नहीं होती है उसमें। हमें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार हमें यूरिन आता है बहुत ज़्यादा। पानी एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं है तो, अगर ऐसे नहीं पी सकते तो आप बोतल में भर के रख लो। मेरी तो किचन में ही आरओ लगा है, तो मैं इधर ही काम करती थी और इधर ही पानी पीती रहती थी। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है कि आपको हर मंथ डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, उसको टेस्ट कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। काफ़ी लोग जो होते हैं गाँव में वो बोलते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, जिससे बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हर मंथली डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ आपको पता चलेगी कि वो ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। इतने दिनों से हम एक बच्चे को अपने पेट में पाल रहे हैं और लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हो जाए तो कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी। तो इस वजह से आप चाहे कहीं पे भी हो, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था कि हर टाइम मैं सोचती रहती थी, हर टाइम इतना ज़्यादा मतलब ये लगता था कि कुछ हो ना जाए। इस वजह से मैं हर बार जाती थी चेकअप के लिए और हर बार अल्ट्रासाउंड करवा के मतलब देखती थी कि, और डॉक्टर से पूछती थी कि मेरा बेबी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोलते थे कि हाँ ठीक है। तो मतलब एक मन में शांति मिलती थी कि हाँ चलो अब ठीक है।
फिर जब हमारा 7th मंथ कंप्लीट हो जाता है, 8th मंथ भी कंप्लीट हो जाता है, सबसे जो रिस्की टाइम होता है वो 9 मंथ का होता है। और 9 मंथ में हमारे यहाँ पे हर वीकली पेशेंट को बुलाते हैं चेकअप के लिए, क्योंकि उस 9 मंथ लगते ही बोलते हैं ना कि कभी भी डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा ही होता है कि 9 मंथ लगते ही कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर जल्दी जल्दी चेकअप के लिए बुलाते हैं, और उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर बोले उसी टाइम पे हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सोने की। हमें नींद नहीं आती है, और एक बार अगर हम बैठ जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं। वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, पेट बहुत हैवी हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि वो प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद की डिलीवरी से बहुत कम है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम, सच बता रही हूँ, कम है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बेबी के आने के बाद होती है और डिलीवरी टाइम पे होती है। इसके बाद आप लोगों से मैं अपनी डिलीवरी की जर्नी शेयर करूँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे मैंने अकेले हैंडल किया। इसके बाद मैं डिलीवरी वाली जर्नी शेयर करूँगी। तो जैसे मैं 9 महीने लगे थे, तो मुझे टेंशन होने लगी थी कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, कहीं ऑपरेशन ना हो जाए। क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी तो जिसको भी पूछती थी उसका ऑपरेशन हुआ है, जिसको देखो उसका ऑपरेशन हुआ है, तो एक मतलब अंदर घबराहट सी हो जाती है ना। और 9 मंथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़, क्योंकि लास्ट टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत किसी का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती है, या सडनली सी सेक्शन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है उस टाइम पे। मेंटल जो हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छी रखनी है अपनी। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कहना है, बस खुद में सोचना है और भगवान से प्रे करनी है कि जो भी हो अच्छे से हो और नॉर्मल हो। मेरा बस यही था। और अगर हो सके तो आप जैसे लास्ट टाइम पे हमें वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर को पूछने के बाद। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप एक्सरसाइज करो, अपने मन से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मैंने पहली प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज नहीं करी थी और दूसरी प्रेगनेंसी में भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। बट हाँ, पहली प्रेगनेंसी में मैंने वॉक बहुत करी थी। मैं बहुत ज़्यादा टहलती थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर में वॉक करती थी। बट इस टाइम पर मैंने वॉक भी नहीं करी है, लेकिन मैंने घर का काम किया है। घर का काम क्या करना है, आप खड़े होके मतलब नॉर्मली झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन बैठ के पोंछा नहीं लगा सकते। पिछली फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने पोंछा भी लगाया था, वो भी डक वाली जो एक्सरसाइज होती है उस टाइप में बैठ के हम पोंछा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो ही आप लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें इस वजह से कि हाय मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो मैं ऐसा लगाऊं, नहीं, उससे वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है। आप पूरे दिन टहलते रहेंगे ना, अगर किचन में खड़े खड़े भी काम करते रहेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। ये सब मैंने किया है। मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने इस टाइम पे वॉकिंग भी नहीं करी। वॉकिंग जाती थी मैं 9 मंथ में, तो मैंने नहीं करी क्योंकि 9 मंथ में मेरे साथ कोई था नहीं और मेरी ननद थी, वो भी घर चली गई थी, तो फिर मैं अकेले जा नहीं सकती थी। चेस्टू को लेके हिम्मत नहीं होती थी जाने की। तो मैं 8th मंथ में जब थी तो मैंने एक महीने मैंने वॉक की थी। शाम के टाइम में पार्क जाती थी और 2-3 राउंड लगा के आती थी। वो भी जब चलते चलते अगर हम थक जाते हैं तो हमें वहाँ पे खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ। जब मुझे रिलैक्स हो जाए, जब आपकी बॉडी रिलैक्सफुल हो जाए, तब आप दोबारा से वॉक कर सकते हो। 2-3 चक्कर अगर एक राउंड लगा लोगे ना उसके पार्क के, तो वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशनल मिलता है और हमारी बॉडी एनर्जी फील करती है, हम एक्टिव रहते हैं। बाकी ये कोई मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज करने से और वॉकिंग करने से हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। जितना भी मैंने देखा है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं वो यही है कि हम मेंटली हेल्थ हमारी अच्छी रहती है जब हम अच्छा खाना खाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम पार्क जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तो हमारा माइंड मतलब कुछ इस चीज़ से हट के दूसरी चीज़ों में जाता है तो हमें अच्छा लगता है। बाकी और कुछ नहीं है। तो अगर आपकी डिलीवरी अगर आपका 9 मंथ सर्दियों के टाइम पे है, जैसे मेरा सर्दियों के टाइम पे था, तो आप केसर वाला दूध पी सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर केसर वाला दूध पीते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा गोरा होता है, लेकिन ये एक मिथ है, उससे गोरा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। मेरे तो दोनों बच्चे मतलब ठीक है, लेकिन ये मतलब अपने पेरेंट्स पे जाते हैं सारे बच्चे। जिसके पेरेंट्स जैसे होते हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं, और उसमें गोरे से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ कि बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आप सर्दियों के टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो तो लास्ट मंथ में 9
मंथ में 8.5 महीने से आप केसर लेना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने केसर लिया था, पहली प्रेगनेंसी में मैंने केसर लिया था और दूसरे में भी मैंने केसर लिया है। 4 रेसे आप 1 गिलास में गरम दूध पहले करना है, बॉईल करना है, उसमें केसर के रेसे डालने हैं। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ना है उसको, फिर उसका जो कलर आ जाएगा उसके बाद उसको पीना है। तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है और बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो आप केसर वाला दूध ज़रूर पिए। अगर आपके बच्चे का वज़न कम है तो आप लड्डू खा सकते हैं, जो मेवे वाले लड्डू होते हैं या बेसन के लड्डू होते हैं या घर पे जो भी लड्डू बनाए जाते हैं वो वाले। लेकिन आप मसाले वाले लड्डू नहीं खा सकते पहले, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो जो डिलीवरी के बाद खाए जाते हैं। उससे पहले आप ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो गाँव वगैरह में हर जगह बोलते हैं, वो मिथ बोलते हैं ना कि पानी में घी डाल के पियो या फिर दूध में घी डाल के पियो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। भाई ये सब मत करना, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको घी खाना है लेकिन दूध में डाल के नहीं खाना, उससे एसिडिटी भी हो सकती है आपको। तो आपको घी आप लड्डुओं में खा सकते हैं। मैंने तो लड्डू में ही खाए थे, पहली बार भी और सेकंड बार भी लड्डुओं में ही घी खाया था। आप दाल खाते हो, चावल खाते हो तो उसमें डाल के खा सकते हो, और जिसमें आपको पसंद है उसमें खा सकते हो, लेकिन दूध में और पानी में डाल के घी मत पीना। और अगर गर्मियों के टाइम में आपका मतलब डिलीवरी होने वाला है, 9 मंथ गर्मियों में है, तो आप उसके लिए नींबू पानी ले सकते हैं और ग्लूकोज ले सकते हैं। ग्लूकोज नहीं ले सकते, ग्लूकोज की जगह आप ORS वाला पानी ले सकते हैं। ग्लूकोज नहीं लेना चाहिए, ORS वाला पानी लेना चाहिए। और उसके लिए हाँ, ठंडा होता है, मेरी बेटी बोल रही है। आपको शाम के टाइम आप डाइट में जैसे मखाना ले सकते हो। मखाना हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता आप तो मखाने को घी में फ्राई करो और उसमें हल्का सा नमक डालो, चाय के साथ खाओ। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, बट मैंने इस प्रेगनेंसी में पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने चाय पी है। पता नहीं क्यों मेरा मन होता था चाय पीने का। मुझे शाम, अगर सुबह नहीं तो शाम के टाइम मुझे चाय पक्का चाहिए। और इसके बाद गाइस जो लास्ट मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, 8 मंथ में, 8 मंथ के लास्ट में होता है, तो वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। उसमें हमारे बच्चे का वेट पता चलता है, उसकी हेल्थ पता चलती है, उसके सारे पार्ट्स वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। हमारा पानी वगैरह पता चल जाता है कि कितना है, क्या है, ब्लड वगैरह सब कुछ पता चल जाता है लास्ट में। तो 8 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। और अगर आपसे कुछ भी नहीं खाया जाता ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। 9 मंथ में हल्का खाना खाना है हमें और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो जूस वगैरह ले सकते हैं, नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। तो बस ऐसा ही था। और सबसे बड़ी बात जो थी ना वो ये थी कि मैं हमेशा प्रे करती थी, आप लोगों के सबके लिए प्रे करूँगी कि सबकी डिलीवरी नॉर्मल हो। मेरा जब एक हफ़्ता बाकी रह गया था डिलीवरी होने का, तब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, आप एडमिट हो जाओ। और मुझे भाई इतना मीठा पसंद था ना, जब मैं डॉक्टर के पास थी तो मेरे मन में पता है क्या आ रहा था, मुझे घर से ना लड्डू आए हुए थे, जो रवा के लड्डू थे। हाँ, रवा के नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा किसके थे, लेकिन आटे के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू थे, वो थोड़े बचे हुए थे, कुछ मतलब मिठाई थी, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि अभी घर पे है, थोड़ा सा बचा हुआ है, डिलीवरी होने के बाद मैं नहीं खा पाऊँगी, अभी 8 दिन बचे हुए हैं, तो मैं जब वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आऊँगी। मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मुझे अभी एडमिट नहीं होना है, मेरी पहली प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हुई है और मुझे घर पर ही पेन स्टार्ट हुआ था, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर पर ही पेन स्टार्ट हो, उसके बाद मैं आऊँ। तो फिर मतलब उस टाइम डॉक्टर भी अच्छे थे, तो उसने सुन ली, नहीं तो वो पेशेंट की सुनते नहीं है, अगर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर बोलते हैं एडमिट हो जाओ। तो मैं आ गई थी। और फिर जब मेरी डिलीवरी जो डेट दी थी वो 18 जनवरी को दी थी, और जो मेरा बेटा वेदांश हुआ है वो 13 जनवरी को हुआ है। 14 जनवरी का संक्रांत था, तो मैंने सोचा था कि संक्रांत भी मना लेते हैं अच्छे से, पकौड़े वगैरह बना के फिर खा के जाऊँगी। क्या बोलूँ? चेस्ट मुझे बार बार आके डिस्टर्ब करती है।
और बोल रही है पहले मुझे भी बोलो कि मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरी एक बेटी भी है और वो बहुत प्यारी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी प्यारी सी बेटी है। ओके, खुश? अब जा, ठीक है। तो मैं भूल भी गई मैं क्या थी। हाँ, तो उसके बाद फिर 14 जनवरी, लेकिन मैं ऐसा सुबह सोच रही थी, लेकिन लिटरली क्या हुआ, अचानक से मुझे पेन स्टार्ट हुआ और अचानक से मुझे सडनली सब कुछ हुआ था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में सडनली सब कुछ हुआ था। तो प्रेगनेंसी जर्नी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और मैंने देखा भी नहीं कितना 15 मिनट का ये ब्लॉग हो गया। तो गाइस, ये थी मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर वाली जर्नी। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी दिक्कत आती है। दिक्कत बस वही आती है कि पेट बहुत बड़ा हो जाता है, हमसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते। और गाइस, सबसे मेन जो रीज़न था ना, वो सब लोग बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड सोना चाहिए तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी में पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट 9 मंथ तक, जब मेरा पेट बड़ा नहीं था तब मैं स्ट्रेट सोती थी, और थोड़ा सा जब मतलब पेट बड़ा हो गया था, चेस्ट टू नो, तो मैं राइट साइड में सोती थी। राइट साइड में ही मेरा बेबी था और राइट साइड में ही मुझे सोना पसंद था। लेफ़्ट साइड में मैं कभी नहीं सोई, कभी भी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जैसे अच्छा लगता है, जो आपका कंफर्ट जोन है, आप उसी में रेस्ट कर सकते हो, उसी में सो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ़्ट सोना है या राइट सोना है, ये लेफ़्ट ही सोना है। वैसे हर कोई यही बोलता है कि लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, लेकिन आपको अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, करेला नहीं खाना, कद्दू नहीं खाना, पपाया नहीं खाना, बट मैंने सब खाया है। आप सब चीज़ खा सकते हो, लेकिन उसकी जो लिमिट होती है वो थोड़ी होनी चाहिए। आप एक, ऐसा नहीं है कि आप पपाया खा रहे हो तो पूरे दिन पपाया ही खा रहे हो, आम है तो आम ही खा रहे हो। सब चीज़ खा सकते हैं, अगर आपका मन है तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा हम चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं खा सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सब कुछ खाया है। और एकदम टेंशन फ्री और मस्त रहना चाहिए। और डिलीवरी टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके बाद की जो खुशी होती है ना, वो आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी प्यारी है। वो मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे बहुत ज़्यादा महसूस करी है। पहले टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सेकंड टाइम पे इतनी नहीं हुई है। सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा बहुत 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 खूबसूरत होती है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, और अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।